एक बात मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे ए अगर ए में है, गेम सिर्फ आपको समझना है सेट थ्योरी में कि सिंबल आप कब क्या लगा सकते हो। अगर ए में है तो जब आप इसको ऐसे लिखते हो फिर ए के साथ क्या रिलेशन हो जाता है, ठीक है। और अगर फिर एलिमेंट लगाना हो, सारा गेम आप देखोगे यही है, कुछ है नहीं, सारा यही चलता है। जिसको इसमें तकलीफ हो रही है वही वही झेल रहा होगा, उसको लग रहा होगा क्या यार। आप एक बार इस वंस यू अंडरस्टैंड दिस, सेट थ्योरी में कुछ है ही नहीं, ठीक है। सेट थ्योरी में कुछ है ही नहीं, कहाँ एलिमेंट लगाना है, कहाँ सबसेट लगाना है, यही तो समझना है, ठीक है, यही तो समझना है। तो जैसे कल आपसे बातचीत की जा रही थी कि कोई सेट है ए, कोई सेट है ए, ठीक है, और आप इसमें दो एलिमेंट ले लिए ए बी, ठीक है। तो अगर ए बी यहाँ के एलिमेंट हैं तो जब इस सेट ए लिखोगे तो वो क्या होगा, ए का सबसेट। और दोनों एलिमेंट से भी अगर सेट बनाओगे वो भी क्या होगा, सबसेट। और अगर ये ए का सबसेट है तो एलिमेंट कहाँ का होगा, अरे यहाँ ए है, ये ए है, ठीक है, ए पावर सेट ऑफ ए। और अगर ये भी ए का सबसेट है तो एलिमेंट कहाँ का होगा, पावर सेट ऑफ ए, ठीक, पावर सेट ऑफ ए। यानी ये भी, अब अगर ये इसका एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए का और ये इसका एलिमेंट है, इन दोनों से जो सेट बनाओगे उसका पावर सेट ऑफ ए के साथ क्या रिलेशन होगा, हाँ सबसेट। एलिमेंट है ना दोनों, दोनों एलिमेंट से जब सेट बनाओगे तो वो क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए का सबसेट। कितना बढ़िया बताते हो तुम लोग, इस तुम्हारी उम्र में मुझे ये सब नहीं आता था। इन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कहता हूँ माई ऑडियंस इज मोर इंटेलिजेंट। आज मैं बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हूँ, आज मैं टॉप 10 मैथमेटिशियन जो इंडिया में है उसमें पहला स्थान मेरा ही चल रहा है, ठीक है, पहला ही चल रहा आज। लेकिन जब तुम्हारे टाइम पे था मुझे बिल्कुल नहीं, क्या पढ़ाते क्या लिखाते थे। मैं भी विश्वविद्यालय में 10 साल हो गया, ठीक है, 10 साल कुछ महीने हो गए यहीं रहा हूँ, ठीक है। समझ नहीं पाया कुछ, मैं समझा कब वो तुमको बताया हूँ, जब मैं एमएससी पास आउट कर लिया और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तब मुझे चीज़ें सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स वहीं मेरे पास दिमाग में आया। ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये बीएससी में कभी आता ही नहीं था, एमएससी में, तब मुझे लगा गणित दिखती है। और फिर ठीक है मैथमेटिक्स, मतलब नहीं होता, फील होता है, मतलब वो चीज़ें आपको, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, तुम समझ नहीं लगता सर, ऐसे महसूस होता है यहाँ से, ठीक है। पर तब मुझे समझ में आया शंकर जी मतलब मैथमेटिशियन, ठीक है, जो शंकर जी हैं आज के ज़माने में, शंकर जी मतलब मैं, ठीक है, तुम, ठीक है, मैं तुम जो गणित पढ़ते हैं वही शंकर जी हैं आज के। ऐसे बंद किया सारी चीज़ें दिखने लगी, ठीक है। बस आप वे ऑफ स्टाइल मारते हो, इतना रद्द कर देते हो कि लगता है इसकी आसान चीज़ भी मतलब कितनी कठिन हो गई है, ठीक है। तो और अगर ये इसका सबसेट है, ठीक है, इसी सेट को जो पावर सेट ऑफ ए का सबसेट था, इसी को आप बोले थे ऑर्डर्ड पेयर। इसी सेट को आप क्या बोले थे, ऑर्डर्ड पेयर। कल एक बच्ची बोल रही थी कि सर हमको आप बताओ, यही डिफिनीशन है, ठीक है। ये जो सेट बना इसी को ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है और इसी को डिनोट किया जाता है ए कामा बी, यानी ए कामा बी यही सेट है, ऑर्डर्ड पेयर भी एक सेट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्डर्ड पेयर भी क्या है, एक सेट। मैथमेटिक्स की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एसआरएफ में लिखवाया था ना, एसआरएफ, कोई भी चीज़ उठाओगे मैथमेटिक्स की दुनिया में, या तो वो सेट होगा, या तो वो रिलेशन होगा, या तो फंक्शन होगा। जैसे आपको सर ज्योमेट्री पढ़ा के गए हैं अभी ना, ठीक है, अभी ज्योमेट्री पढ़ा के गए हैं ना, क्या पढ़ाए, सर्किल वर्किल पढ़ाए, चलो कुछ भी पढ़ाए हो, सर्किल है ना एक कुछ, जैसे सर्किल है ये, जिसका सेंटर एच के है और रेडियस आर है, तो इसका मतलब ये आप क्या लिखते हो, एक्स माइनस एच स्क्वायर, ये तो इसका इक्वेशन है, ठीक है। जो आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, एनालिटिकल ज्योमेट्री मतलब द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री थ्रू अलजेब्रा, ठीक है। और जो हम लोग ज्योमेट्री करते हैं एमएससी में, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री थ्रू डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, मतलब थ्रू एनालिसिस, समझते हो, उसका नाम डिफरेंशियल ज्योमेट्री है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री मतलब क्या,
द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री थ्रू एनालिसिस, एनालिसिस के थ्रू ज्योमेट्री का अध्ययन करना। जो आपको पढ़ाया जाता है ज्योमेट्री, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री थ्रू अलजेब्राइक इक्वेशंस, थ्रू अलजेब्राइक इक्वेशंस, ठीक है, वही आपको पार्ट 1 है। और आपको जीवन में इसके बाद कभी पढ़ना नहीं है, ये यकीन मानो। एक ही चीज़ आपको जीवन भर पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आज के पार्ट 1 के बाद कभी भी एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, बस यही अंतिम है, यही अंत है, ठीक है, जो पढ़ ले रहे हो, ठीक। तो एक्चुअल में ये भी जो आपका ये है ना, ये भी सेट है, ये भी सेट है, जो आप लिख रहे हो ना, ये सर्किल, ये भी सेट है, यस सेट है। जब आप एक्स एक्सिस लिखते हो, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मतलब इस पे पूरा रियल नंबर हो सकता है, इस पे पूरा नंबर, यानी जो एक्स वाई प्लेन लिखते हो एक्चुअल में R2 है, R2, ठीक है। जो आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो अभी इस समय, वो R3 में ज्योमेट्री पढ़ रहे हो। जो आप हाई स्कूल और इंटर में ज्योमेट्री पढ़ते हो R2 में पढ़ते हो, R2 जिसको प्लेन बोलते हैं, प्लेन। इसका मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट पकड़ोगे वो R2 का मेंबर होगा, जहाँ x, R2 मीन्स R क्रॉस R, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो x भी R से आएगा, y भी R से आएगा, R2 का मतलब ये। तो R2 में तो तमाम मेंबर होंगे, R2 में तमाम मेंबर होंगे, और यानी यस जो आपका इस सर्किल का जो सेट फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक्स वाई फ्रॉम R2, यानी R2 के वे एलिमेंट जो इस पे लाई कर रहे होंगे, जो इस पे लाई कर रहे हैं। R2 में तो ये भी एलिमेंट है, 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 लेकिन इस सेट में वही एलिमेंट आएंगे जो इस पे लाई कर रहे होंगे, और अगर इस पे लाई कर रहे होंगे तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मतलब उन एक्स वाई में आपका इंटरेस्ट है जो इसको फॉलो अप कर रहे हो, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। यानी सारे R2 में तो तमाम मेंबर है, लेकिन R2 के उन एलिमेंट में आपका इंटरेस्ट है जो एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सर्किल भी एक सेट है, सर्किल भी एक सेट है, या जितना भी आपको कोनिक सेक्शन पढ़ाया जाएगा सब के सब एक सेट हैं। और जितना 3 डायमेंशन में आपको हाइपरबोलाइड, पैराबोलाइड, स्फीयर पढ़ाए जाएंगे, सारे के सारे क्या हैं, सेट हैं। आप जो DDX पढ़ते हो, जैसे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाता हूँ, DDX जो पढ़ते हो ये भी एक फंक्शन है, ये फंक्शन है। कुछ भी जो आपको मैं बताया ना, कुछ भी उठाओगे मैथमेटिक्स के वर्ड में, या तो वो सेट होगा, या तो रिलेशन होगा, या तो फंक्शन होगा। और आपको ये चैप्टर खत्म होते होते मैं बताऊंगा कि सब कुछ सेट है, ठीक है, सब कुछ सेट है, ठीक है। ये इसी सेट के सहारे रिलेशन बन जाएगा, रिलेशन के सहारे फंक्शन बन जाएगा, मोर और लेस सब कुछ सेट है, ठीक है, सब कुछ सेट है और सब दिखेगा। यकीन मतलब मैथमेटिक्स लर्न लाइक दिस, नॉट कि एक आर्टिकल आके लिखवा रहा, छपवा रहा। मतलब आपको इंटरेस्ट कैसा पता चलेगा जब आपको चीज़ें लगेगा यार कुछ है ही नहीं, यही तो है सारा गेम, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ ना, बहुत लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, सर इतनी सीधे आप पॉइंट पे आइए ना लिखवाए, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, लिख के ले लो। जो इस माइंडसेट से पढ़ते हैं, ठीक है, वो बहुत आगे उनका स्कोप नहीं है। एक समझ डेवलप करना है कि मतलब हाउ थिंग्स, कुछ तो किताबों में लिखा हुआ है, वो तो दुनिया पढ़ा रही है, आप क्या किताब के बाहर का चीज़ जान पा रहे हो, जिसे बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। 2 लाइन लिखी हुई, उसके बीच में आप क्या समझ रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो प्रूफ का सेकेंड पार्ट, अच्छा आप जैसे क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़ते हो, अगर कहीं आपके सामने 1 2 लिखा हुआ है, आज से आपके लिए 1 2 क्या है, सेट है, हाँ सेट है। कौन सा सेट है ये, R2 मतलब 1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, ऑर्डर्ड पेयर ही तो है, तो सिंगलटन 1 डबलटन 1 2 ये है क्वाड्रेंट ज्योमेट्री कनेक्ट टू एनालिसिस, ठीक है। जो आप लिख दिया, जैसे आप लिख रहे हो यहाँ इस क्वाड्रेंट में हो, इसमें x भी निगेटिव होगा, y भी निगेटिव होगा, आप लिख रहे हो -3, -4, तो तुरंत आपको क्या समझना है, ये एक सेट है, सिंगलटन -3, डबलटन -3, -4, ठीक है, -4, ठीक है। तो प्रूफ का एक पार्ट हो चुका था ना, आपके पास स्टेटमेंट था कि
ए बी बराबर बी ए इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। तो आप ए बी बराबर बी ए मान करके ए इक्वल टू बी दिखा दिए थे। कन्वर्स दिखाना है कि अगर आपको कन्वर्सली सपोज दैट, उसी में आगे अपना लिखना चालू कीजिए, उसी प्रूफ को आगे बढ़ाइए। कन्वर्सली सपोज दैट, सपोज दैट ए बराबर बी, ए बराबर बी। अब की बार क्यू मान रहे हो, ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट था आपके पास, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, इसको मान करके इसको प्रूव कर दिया आप। अब की बार ये मानोगे और इसे दिखाना है, ठीक है। तो ए बराबर बी मान रहे हो और आपको दिखाना क्या है कि वी हैव टू शो दैट कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये आपको दिखाना है, यहां पहुंचना है, ये अल्टीमेट है, यहां तक आपको जानना है। आपके पास है ये है, ये दिखाना है, ठीक है, ये दिखाना है। तो बड़ा आसान है, ठीक है। नाउ आप ए बी लेके चलो, ए बी लेके चलो, ठीक है, ठीक है। और इसको जो दिया है आप जान लो, जो भी प्रूफ, जो भी दिया गया प्रूफ में कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। अगर दी गई सारी चीजें आपसे प्रूफ में यूज नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपका प्रूफ गलत है। एवरीथिंग, जो कुछ भी दिया गया वो कहीं ना कहीं प्रूफ में यूज होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे केवल आपको एक ही चीज दिया गया है, ए बराबर बी, ए बराबर बी, तो इसका यूज होना ही पड़ेगा प्रूफ में। तो आप क्या यूज कर सकते हो? कुछ नहीं यूज कर सकते हो, जो है ए और बी की जगह भी ए लिख लिया। जब ए बराबर बी है तो बी की जगह भी तो ए लिख सकते हो, ठीक है, तो बी की जगह ए लिख लिया। फिर कुछ नहीं करना है, ए बराबर बी तो दिया है ना, ये इसलिए लिख पा रहे हो कि ए बराबर बी है, एज ए बराबर बी। दो बार यही चीज यूज करना है, एज ए बराबर बी। ए बराबर बी था तो बी की जगह भी आप ए लिख लिए, ठीक है, बी की जगह भी ए लिख लिए। और चूंकि ए बराबर बी है तो ए की जगह बी भी लिख सकते हो, तो पहले वाले ए की जगह बी लिख दो, जैसे आपकी जरूरत है। तो पहले वाले ए की जगह बी लिख दिया, दूसरा वाला वैसे रहने दिया। तो आपको देखो ए बी बराबर बी आ गया कि नहीं? ये तो दिखाना था। ये कितना छोटा सा आर्गुमेंट है, ठीक है, कितना छोटा सा आर्गुमेंट है। दिस इज द एनालिसिस। मतलब मैं एक बार बार बात कहता हूँ ना, लोग नहीं मानते, कुछ दिन में मानेंगे और पछताएंगे कि ये बात अब अल्टीमेटली सत्य हो चुकी है, ठीक है, सत्य हो चुकी है, ठीक है। कुछ लड़के समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट तब तक ही चलेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं गया तो फिर पढ़ाना, देखो आना अलग बात होती है, आना अलग बात होती है। 100% डिलीवरी एनालिसिस में बहुत टफ होता है। अभी तो ये बहुत छोटी बातें हैं, जब आप रियल नंबर सिस्टम पे जाओगे या सीक्वेंस पे जाओगे ना, ऐसे ऐसे झटके लगेंगे। मुझे तो यही नहीं समझ में आता था, मैं बताऊंगा जब वो टाइम आएगा। मुझे लगता था क्या इनके ब्रह्म, जब मुझे टीचर पढ़ाता था मुझे लगता था क्या ही रट के आ रहा है, इसको ब्रह्मा जी कान में बताते हैं क्या, यही लेना है। ऐसे ऐसे मतलब क्यों आप एप्सिलॉन बाई 2 ले रहे हो? वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एप्सिलॉन बाई 2? तो कहते क्या थे, मैं पूछता था, मैं भी क्यूरियस बड़ा रहता था, जैसे ये है, मैं भी बड़ा क्यूरियस रहता था कि वाई यू टेक एप्सिलॉन बाई 2। तो कहते थे एससी मलिक से जाके पूछ लो, ठीक है, दे टेक आई टेक, ठीक है, दे टेक। बाटल से जाके पूछ लो, दे टेक आई टेक। लेकिन आप यहाँ पढ़ोगे ना, आपको प्रॉपर वे में पता चलेगा क्या क्या ले सकते हो, नॉट ओनली एप्सिलॉन बाई 2, क्या क्या ले सकते हो सब पता चलेगा, वेट एंड वॉच। तो ये बात सत्य है, ठीक है। और ये स्लोगन, ये जल्दी यूनिवर्सिटी में अगर मैं प्रोफेसर हो जाता तो यूनिवर्सिटी के गेट पे लग जाता है ये, ठीक है, यूनिवर्सिटी के गेट पे लग जाता है। लड़के जिद करते हैं जो एमएससी वाले हैं, इसको लगवाइए सर, अब वो बहुत लेट हो रहा है, ठीक है, इसको लगवाइए, ठीक है, लगवाइए, ठीक है। तो क्यूईडी, प्रूफ इज ओवर, जो आपको दिखाना था आपने प्रूफ कर दिया, दोनों साइड से प्रूफ हो गया। क्यूईडी, हाँ, क्यूईडी केवल इस समय इंडिया में एक ही आदमी लिखता है, ठीक है। अगर क्यूईडी, मैं बार बार कहा था ना, क्यूईडी लिख देखो, अगर क्यूईडी पता चल गया तो जान जाएंगे कि उसको यही पढ़ा रहा होगा। ये लैटिन वर्ड का एब्रिविएशन है, क्वाड इरैट डिमॉन्स्ट्रेंडम। क्वाड में ये ओ होता है, क्वाड इराट
डिमॉन्स्ट्रेंडम, इसी का एब्रिविएशन, एब्रिविएशन मतलब पहला वर्ड QED। इसका मतलब जो होता है कि जो आपको दिखाना था, ये लैटिन वर्ड है ना, उसकी जो मीनिंग होती है उसका मतलब जो आपको दिखाना था आप दिखा दिए, यानी जो प्रूव करना था आप प्रूव कर दीजिए। बहुत लोग हैंस प्रूव लिखते हैं ना, वही चीज़ QED। तो जहाँ भी QED लिखा है मतलब खत्म, प्रूफ वही ओवर, यानी जो हमें दिखाना था हमने प्रूव कर दिया, जो हमें प्रूव करना था प्रूव कर दिया। ठीक है, एक रिजल्ट आपके पास ये, नेक्स्ट रिजल्ट देखो, ज्यादातर आप लोगों को रिजल्ट को लोग थ्योरम लिखवाते होंगे, थ्योरम प्रपोजिशन, वो सब बकवास। आप रिजल्ट मतलब जो उनका प्रपोजिशन है, जो उनका थ्योरम है, मेरा रिजल्ट है, सिर्फ इतना समझना। और जहां वो प्रूफ लिखते हैं, कभी कभी मैं वहां आर्गुमेंट लिखता हूं, जहां वो प्रूफ लिखते हैं आर्गुमेंट मतलब तर्क, उसके पीछे तर्क क्या दे रहे हो। ठीक है, तो रिजल्ट इसके पहले वाला क्या था कि अगर AB बराबर CD है तो इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। ये बार बार यूज हो गया, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर हो रहे हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हो रहे हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज बराबर होंगी। ए बराबर, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज समझ रहे हो ना, पहला पहले वाले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे वाले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे वाले के बराबर होगा। और अगर इधर से इधर तो बड़ा आसान है, ठीक है, दोनों साइड से। तो प्रूफ सपोज दैट कि आप इसको लेके चले, ठीक है, ये मान के चलो और ये दिखाओ। सपोज दैट AB इक्वल टू CD, P मान के चलोगे और इसको दिखाना है। AB इक्वल टू CD मान के चल रहे हो और आपको दिखाना क्या, A बराबर C एंड B बराबर D। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर की डिफिनीशन कल से ही बताई जा रही है ना। ऑर्डर्ड पेयर की डिफिनीशन लगाओगे क्या होगा, सेट के अंदर सिंगलटन A, यानी पहला वाले से ही बनाओगे सिंगलटन, और डबलटन AB, और उधर वही डिफिनीशन उधर भी लगाओगे। ठीक है, तो पहले एलिमेंट से सिंगलटन बनाओगे, सिंगलटन C और डबलटन CD बाय डिफिनीशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जस्ट क्या अप्लाई किए हो, डिफिनीशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो यहां लिख दो बाय डिफिनीशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बाय डिफिनीशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बाय डिफिनीशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब दो सेट बराबर कब होते हैं, ये सेट ही तो है, ये पूरा एक सेट ही तो लिखा गया है। इस सेट में दो एलिमेंट हैं और ये भी एक सेट है, ठीक है, जिसमें दो एलिमेंट हैं। तो दो सेट बराबर कब होते हैं, जब उनके एलिमेंट बराबर हो। तो आप बताओ, अपने आप नेचुरल पॉसिबिलिटी है कि क्या ये एलिमेंट इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि इसमें तो दो एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट, इसका मतलब एक एलिमेंट वाला सेट एक ही एलिमेंट वाले सेट के बराबर हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज सेट A इक्वल टू, एलिमेंट बराबर होंगे, यानी पहला एलिमेंट पहले के ही बराबर होगा, कभी भी दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, तो पहला वाला पहले के बराबर होगा। तो जब ये इसके बराबर हो गया तो बचा एक के एलिमेंट ना यहाँ पे, और यहाँ भी एक ही बचा, तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एंड AB बराबर CD, AB बराबर CD। दिस इंप्लाइज, बस सब गेम इंप्लीकेशन का, और आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट इंप्लीकेशन क्या होने वाला है। दिस इंप्लाइज अगर ये दोनों सेट बराबर हैं तो इनके एलिमेंट बराबर होंगे, इनके एलिमेंट बराबर होंगे, तो A बराबर C। एंड यहां देखो यहां से कंफर्म हो गया कि AC के बराबर है ना, तो इसका मतलब ये और ये बराबर है आपस में, और दो एलिमेंट का सेट और दोनों सेट बराबर हैं। तो जब दोनों सेट बराबर हैं तो उनके एलिमेंट बराबर होने चाहिए, जिसमें से गारंटी हो गया कि A C के बराबर है। तो बचा क्या, एक एलिमेंट यहाँ बचा है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एंड B बराबर D, तो एक पार्ट प्रूव, एक सेट प्रूव्ड। ठीक है, व्हेनेवर यू टेक AB बराबर CD यू गेट A इक्वल टू B, A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। तो वन साइड से प्रूव हो गया। अब कन्वर्स में कुछ है ही नहीं, कन्वर्स तो ट्रिवियल है।
कन्वर्सली मतलब अब की बार वो मानोगे, कन्वर्सली सपोज दैट ए बराबर सी एंड बी बराबर डी। अब की बार आपके पास ये है ए बराबर सी एंड बी बराबर डी, और आपको दिखाना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर है। तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो सब दिया ही है। नाउ कन्वर्स वाले प्रूफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखना है नाउ ए कामा बी लेके चलिए आप, ठीक है, ए कामा बी इक्वल टू, और ए के बराबर सी दिया हुआ है तो ए की जगह सी लिख दीजिए, और बी के बराबर डी दिया हुआ है तो बी की जगह डी लिख दीजिए। तो जब वो बराबर कन्वर्स तो ट्रिवियल है, ठीक है, कन्वर्स क्यू ई डी दोनों साइड से प्रूव हो गया, क्यू ई डी। ठीक, कितना मजेदार चीज है नहीं, ठीक है। हाँ। पानी वानी पी लो फिर से, जैसे मैं पीने जा रहा हूं, ठीक है। आज मैं 6 दिन बाद नहाया हूं, ठीक है, लेकिन तुम जान पा रहे थे मैं 5 दिन से नहा के नहीं आ रहा हूं, नहीं ना, ठीक है। हाँ, तो नहाया हूं तो कहीं तुम लोगों की नज़र न लग जाए तो निकाल दो इसको थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं तुम लोगों की नज़र नहीं लगेगी, बस मजाक कर रहा था मैं। यहां तक बात सही है ना, ठीक है। अब आगे आओ, ठीक है। लेट ऐसे आप बनाओ, ऐसे मतलब नई आर्टिकल की में आ रहे हो, वो चीज़ खत्म हो गई, ऐसे हैशटैग, ठीक है। मैं ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, ज्योमेट्री वाले जानते होंगे हैशटैग चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो हैशटैग मतलब नया आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए एंड बी सेट्स। अब की बार तुम एक सेट नहीं ले रहे हो, 2 सेट ले रहे हो, एक सेट ए है और एक सेट बी है, 2 सेट। लेट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, बी का मेंबर है, बी का मेंबर है, ठीक है। देन ए अगर ए में है और ए यूनियन बी का सबसेट होगा ना, आप देखो ए है और एक सेट बी है तो आप यूनियन भी तो बना सकते हो, तो ए भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा और बी भी ए यूनियन बी का सबसेट होता है, ये आपके कॉपी में है, ठीक है। तो जो एलिमेंट यहाँ होगा वो यूनियन में भी आ जाएगा, जो एलिमेंट होगा वो भी यूनियन में आ जाएगा। तो आपका ए में है और ए यूनियन बी का सबसेट है, तो ए कहाँ चला जाएगा, ए यूनियन बी में। तो देन ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड बी भी तो आपका ए यूनियन बी का सबसेट है, तो यहाँ का भी जो एलिमेंट होगा इसमें चला जाएगा। इसको मतलब बी भी आपका कहाँ चला जाएगा, यूनियन में। तो बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक। रीजन क्या है, एज मतलब क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन, यही चीज आप अप्लाई कर रहे हो, इसकी वजह से आप ये लिख पा रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है। तो यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो इसमें चला जाएगा और यहाँ का भी जो एलिमेंट होगा इसमें चला जाएगा, वो आप लिखे हो, जो उसका रीजन ये है, ठीक है, ओके। अब अगर ए यूनियन बी में है, बी ए यूनियन बी में है, यानी दोनों ही ए यूनियन बी में है, ठीक है। तो जब इनसे सेट बनाओगे, दिस इंप्लाइज सिंगलटन ए, ठीक है, दिस इंप्लाइज, इससे आप सेट बनाओगे। आपको बार बार सिखाया जा रहा है ना कि जब सेट बनाओगे तो क्या बन जाएगा ए यूनियन बी के साथ, व्हाट इज द रिलेशन ए यूनियन बी के साथ, अब की बार क्या सेट रिलेशन हो जाएगा। अगर ए इसका एलिमेंट जब सेट बनाओगे तो क्या बनेगा उसका सबसेट, यही तो मैं आज भी बताया हूं, जस्ट आते ही बताया हूं, दिस इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और ये दोनों एलिमेंट यानी ए भी आपका ए यूनियन बी में है, बी भी आपका ए यूनियन बी में है, इन दोनों से जो सेट बनाओगे, दोनों से जो सेट बनाओगे वो भी क्या होगा, ए यूनियन बी का सबसेट ही होगा। एंड ए कामा बी, ये भी आपका क्या होगा,
ए यूनियन बी का सबसेट, ए यूनियन बी का सबसेट। ठीक, अब ध्यान समझना, ये इसका सबसेट हो गया और ये भी इसका सबसेट हो गया। और अगर कोई चीज ए का सबसेट है तो जब यहां पावर सेट लिखोगे तो यहां क्या आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज सिंगलटन ए, जब यहां बिलोंग्स टू लिखोगे तो पावर सेट आ जाएगा ना, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। समझ पा रहे हो ना? अगर ये इसका सबसेट है तो एलिमेंट कहां का होगा, पावर सेट का। सेम आर्गुमेंट यहां पे, ये अगर इसका सबसेट है तो एलिमेंट कहां का होगा, पावर सेट का। एंड ए भी एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, मैं तो फिर से बताऊंगा, ठीक है। अगर ये इसका सबसेट है तो एलिमेंट हो गया पावर सेट का। अब ये दोनों एलिमेंट हो गए इसके। अभी बार बार आपको समझा रहा था ना कि अगर ए बी एलिमेंट है ए का, ठीक है, ए बी एलिमेंट है ए का, तो जब इनसे सेट बनाओगे तो वो सबसेट होगा ना ए का। वही कहानी यहाँ है कि ये एलिमेंट है इसका और ये भी उसी सेट का एलिमेंट है। देखो उसी सेट का, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का, यानी ए भी जिसका एलिमेंट है, ए बी भी उसी का एलिमेंट है, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट, इन दोनों से जो सेट बनाओगे, इन दोनों से जो सब सेट बनाओगे, लड़का बहुत तेज है पहले ही बोल देता है, इन दोनों से जो सेट बनाओगे, ठीक है, उसका पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है, सबसेट, ठीक है, सबसेट। सिर्फ इसी सिंबल का तो गेम है, कभी एलिमेंट कभी सबसेट, बस वो आपको समझना है कब एलिमेंट कब सबसेट लिखना है। और आप बताओ यही क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ये तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्डर्ड पेयर केवल एक ही एलिमेंट के सेट से बना सकते हो। यहाँ देखो एक एलिमेंट आप ए से लिए हो, एक एलिमेंट आप बी से लिए हो, तो भी इस तरह का सेट बन जा रहा है ना। और यही ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ भी ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी ही होगा। तो ये पूरा लिखो साफ साफ ऐसे, ठीक है, ये तो समझाने के लिए था। भी सर सबसेट होगा ना ये यूनियन बी का, क्या? तो सर आप लिखेंगे सर ये सेट होगा तो तीसरे वाले इसमें, पहले वाला जो इम्प्लीकेशन सर यहाँ पे, हाँ सर लिखें सर, आप ये जो सेट बना है वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा सर। हाँ सर बी भी होगा ना सबसेट ए। अरे तो जितने की हमें जरूरत, तुम यार एक पर्पस से काम होता है, फर इसी दीवार पे मैं दिन भर धक्का मारू कुछ होगा? आवर एम इज टू समथिंग, ठीक है। इनका कहना है कि सिंगलटन बी भी सबसेट होगा, लेकिन आप एक पर्पस से काम करते हो। मैथमेटिशियन एक उद्देश्य से काम करता है, उसका एम एक डिसाइड है कि आपको मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिना एम के कोई काम मत करना, ठीक है। आपको जाना था ऑर्डर्ड पेयर, मैं बता रहा हूं ये क्यों घबरा, ये सही बोल रहे हैं कि सिंगलटन बी भी तो, लेकिन उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमें जरूरत किसकी है, हमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी चाहिए। और ऑर्डर्ड पेयर ए बी में क्या आता है, सेट सिंगलटन ए और डबलटन ए बी। तो जिसकी जरूरत एक पर्पस से काम करते हैं ना, एक उद्देश्य के तहत, कि वैसे गोड़ना उड़ाना चालू कर दिए जहाँ पाए फरुआ रुआ लेके, ठीक है। गोभी मैं तो ज़्यादा खेती किया नहीं हूँ यार, ठीक है, पता नहीं गोभी कैसे गोड़ना जानते हो, कुदार उदार लेके? अरे मैं किया नहीं हूँ तो मैं नहीं जानता, तुम लोग जानते हो ना। तो मतलब एक पर्पस, जैसे गोभी बोना होगा तभी तो गोड़ोगे, कि बिना मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक गोड़ रहे हो, ठीक है। हाँ सर गोड़ रहे हैं, अभी हमें पता नहीं क्या करना है, बस गोड़ रहे हैं, ठीक है। पहले यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि पहले आपको समझना, हमें करना। गड़बड़ी एनालिसिस में यही हो जाती है कि आप तुरंत लिखना चालू कर देते हो। पहले आपको यह समझना क्या हमारे पास है और कहाँ हमें पहुँचना है, क्या हमारे पास है और कहाँ हमें पहुँचना है। अपने आप पहुँच जाओगे स्ट्रेटजी को फॉलो करो, कैसे मैं मैथमेटिक्स करता हूँ। तुरंत आप पहले एकदम क्लियर कट कि ये एम है, यहाँ जाना है, ठीक है। उसके बाद जो जो जरूरतें पड़ेंगी आज यूज करो। तो आपका इंटरेस्ट था इसमें, आपको यहाँ जाना था। और ये क्या होता है, सिंगलटन ए सिंगलटन ए बी डबलटन ए बी, यही तो होता है सेट। इसमें कभी सिंगलटन बी की जरूरत पड़ रही है तो उसको लिखने का क्या मतलब, सुपरफ्लुअस है, बिना मतलब के लिखोगे, कोई जरूरत ही नहीं है। जो जरूरत वही तो ठीक बात है, कोई बात नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन सही था, ठीक है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है।
अब इसे क्या मैं बोलूँ, इसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात आ रही है लेकिन नहीं बोलूँगा, ठीक है, नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो तो ये हुआ आपका ये, और यही आपका क्या है, आर्डेड पेयर ए बी। तो नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, एक लड़का तुम लोगों को एक दिन आया होगा, तुम लोगों को मिले हो कि नहीं, HRI में इसमें रिसर्च कर रहा है, उसका नाम नितेंद्र है, ठीक है, नितेंद्र नाम है, ठीक है, अल्टीमेट जेन्युइन आदमी। ये क्या जब पढ़ता था मेरे से, ये बड़ा मतलब जो होता है ना कि मतलब ये यूनिवर्सिटी में एक ही आदमी क्लास किया ही आज तक, किसी की नहीं करता, पूछ लेना, किसी की नहीं किया है, किसी की नहीं किया, करता ही नहीं था, कहता था इनसे ज़्यादा तो मुझे ही आता है, ठीक है, इनसे एक ही आदमी जिनसे मैं थोड़ा बहुत सीखता हूँ, ठीक है। ये एक दिन रिजल्ट बना के लाया एक, ठीक है, कि सर हम एक रिजल्ट, मैं और रिजल्ट ये क्यूरियासिटी पैदा करना मेरा काम है। तो एक दिन वो रात भर मेहनत करके रिजल्ट बना के लाया एक, कर सर एक रिजल्ट बनाया हूँ, आप चेक कर लेते, टाइम तो मेरे पास बड़ा कम रहता है। तो मैं बोला व्हाट्सअप कर दो, टाइम मिलेगा चेक करूँगा। फिर मैं चेक किया तो वो जो रिजल्ट बनाया था वो जान नहीं रहा था वो रिजल्ट 1915 में बन चुका था, ठीक है। मैं बोला कि ये तुम जो रिजल्ट बना, लेकिन मुझे खुशी इस बात की, तभी मैं जान गया था बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो नहीं जान रहा था कि ये रिजल्ट 1915 में बन गया है, ठीक है। मैं जान रहा था कि जो तुम रिजल्ट बनाए वो रिजल्ट तुमने बनाया नहीं, ये तो कब का हो चुका है, लेकिन वो तो बिना जाने बनाया, तो कहीं ना कहीं उसके पास आइडियाज आए तभी बनाया। तो मैं उसको डायरेक्ट नहीं बोला, मैं उसको अप्रिशिएट किया, खूब अप्रिशिएट किया, उसको चाय वाय पिलाए, ले जाके बाहर चाय वाय पिलाने के बाद मैं बोला शाम को कि ऐसा है जो तुम भेजे थे वो बहुत पुराना कुछ, ठीक है, दुखी मत होना, ठीक है, पुराना हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखिएगा दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज, सबसे ज़्यादा वही मुझे फोर्स किया था पढ़ाने के लिए कि आप पढ़ाइए सर, नहीं तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। ए बी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इतना शौक भी नहीं था, ए बी, ठीक है। तो इसकी जगह आप ए बी लिख दीजिए, यही तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी होता है, ठीक है, ए बी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। इसकी जगह बस ए बी लिख दिया है, यही तो ऑर्डर्ड पेयर होता है ए बी, तो ए बी सबसेट ऑफ पावर यूनियन, बस इसकी जगह जो था वो लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी इसका सबसेट है तो एलिमेंट कहाँ का होगा, इसके पावर सेट का, इसके पावर सेट का। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए बी एलिमेंट ऑफ, एक बार पावर सेट और लगाओगे, पावर सेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन बी, बस इतना आर्टिकल था, इतना लिख लो। ये चीजें एक बार ये पूछ दिया गया था कि अगर ए में है, क्वेश्चन समझ लो पूछा क्या गया था, ए में है, बी में है, तो ए बी कहाँ का एलिमेंट होगा, 4 ऑप्शन दिया था, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, और ये भी उसमें था, तो जो करेक्ट क्या होगा आप जान ही गए होगे ये, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाते समय 2 बातें समझ, कल जो बताया था वो एक एलिमेंट का सेट लेके चले थे, तब वहां पे आपका ए बी क्या आ रहा था, ए बी एलिमेंट किसका था, पावर सेट ऑफ पावर सेट ए, ठीक है। जब आप एक ए से लेके चल रहे हो, एक बी से लेके चल रहे हो, तब आपका ऑर्डर्ड पेयर ए बी किसका एलिमेंट हो रहा है, पावर सेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन बी, दोनों के यूनियन के पावर, डबल बार पावर सेट के एलिमेंट, ठीक है। तो ये लिख लो आराम से, ठीक है, और 10 सेकंड में पढ़ लो, ठीक है, 10 सेकंड में पढ़ लो, इसके बाद अगली डिफिनीशन दी जाए। छाया, वेरी छाया, ठीक है। तुमको डिफिनीशन में जब बताता समझ में आती है ना कि सर क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कह रही थी वो क्या करना चाह रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं, मेरे में समझ में आएगा क्या करना चाह रहा हूं मैं। और यकीन मानो जैसे जैसे आगे जाओगे ना बहुत मजा आने वाला है। मैं बोला था ना मुझे तो तेरी लत लग गई, ठीक है, ये गाना है, ठीक है, किस पिक्चर का गाना है ये, आई एम मल्टी फैसिनेटेड मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। ये किस, मुझे तो तेरी लत लग गई, जैकलीन फर्नांडिस को जानते हो, ठीक है, उनके जैकलीन फर्नांडिस
उन्हीं के लिए मैं ये गाना सुना था, ठीक है, उन्हीं के लिए, जैकलिन फर्नांडिस, श्रीलंकन ब्यूटी, ठीक है, श्रीलंकन ब्यूटी। तो वो मुझे तो मेरी लत लग गई, मुझे जैकलिन की नहीं मुझे लत लगी, ठीक है। अरे यार जैकलिन फैकलिन उससे अच्छी तो अपनी भारत की लड़कियां हैं जो गांव की हैं, ठीक है। एक्लिन जैकलिन की नहीं, मेकअप हटा दो सबसे बेकार लगती हैं, ठीक है, नज़दीक से देख लोगे ना तो इतना बेकार लगेंगे कि पूछो मत। तो मुझे तो तेरी लत लग गई, तो तेरी की जगह मेरे लिए एनालिसिस है, ठीक है। और आपको भी यही होने वाला है, ठीक है, आपको भी यही होने वाला है कुछ दिन में, ठीक है। चलिए, आराम से आर्डेड पेयर आप क्लियर कर समझ लिए, ठीक है। फिर इसके बाद एक आर्टिकल देख लिए। अब मैं एक नया टर्म क्वाइन करने जा रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेट ए एंड बी बी सेट्स, सेट्स दो है ना, सेट्स, ठीक है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, एक चीज ये भी होता, आता मैं डायरेक्ट डिफिनेशन लिखवा के चला जाता, जैसे यूजुअल टीचर करता है कि ए से आना चाहिए, बी से आना चाहिए, ठीक है, वो सब करता है, वो भी हो जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनेशन उतनी ही होती है। तो लेट ए एंड बी सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई दिस सिंबल, ए गुड़े बी, ठीक है, ए क्रॉस बी पढ़ते हो, ठीक है, ठीक है। is defined as ए क्रॉस बी भी एक सेट होगा। ए क्रॉस बी भी क्या होगा, कैसे डिफाइन किया जा रहा है, वो भी एक सेट होगा, ठीक है। और सेट में एलिमेंट कैसे आएंगे, आर्डर्ड पेयर आएंगे, आर्डर्ड पेयर ए बी, आर्डर्ड पेयर ए बी, जहां पहला वाला कहां से आएगा, ए से, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू ए और दूसरा वाला तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनेशन है। यानी ए क्रॉस बी, जैसे आपसे कोई बोल दे कि अब बताओ इसके एप्लीकेशन के रूप में, जो आप कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हो ना, कार्टेशियन प्लेन आपको ज्योमेट्री वाले पढ़ाते हैं, कार्टेशियन प्लेन, मैं भी ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ, मतलब ज़्यादा, लेकिन मज़ा आता नहीं ज्योमेट्री में। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। कार्टेशियन प्लेन तो वो आपको क्या है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन इज R2। जब भी आप प्लेन बनाते हो, प्लेन मतलब क्या, ये है, इसी को दो परपेंडिकुलर लाइन से आप डिवाइड कर देते हो, दो परपेंडिकुलर लाइन से, तो एक्चुअल में वो R2 है। और R2 मीन्स, तो R2 मीन्स R क्रॉस R। जब भी R2 मीन्स समझना क्या है, R क्रॉस R। R मैं बताऊँ, ये जब भी R बनाना तो ये बनाना, ये रियल लाइन के लिए स्पेशल सिंबल है, ठीक है, R क्रॉस R, R2 मीन्स R क्रॉस R। और इसकी डिफिनीशन से कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी R का कार्टेशियन प्रोडक्ट R के साथ ही, R का कार्टेशियन प्रोडक्ट R के साथ ही। तो यहाँ जो एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, आर्डर्ड पेयर एक्स वाई, आर्डर्ड पेयर ही तो आएंगे, जहाँ पहला वाला पहले से आएगा, दूसरा वाला दूसरे से, और दोनों ही सेम है। तो क्या लिखोगे, एक्स वाई फ्रॉम, एक बार लिखोगे ना, 2 बार लिखोगे, एक्स वाई फ्रॉम R, ठीक है, एक्स वाई फ्रॉम R। तो आप जान लो, जो आपको सर ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं ना, वो इसी में ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, इसमें कोनिक सेक्शन R2 में, ठीक है, R2 में वो R क्रॉस R है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अभी इसके पहले आर्टिकल में प्रूव कर चुके हो ए बी किसका एलिमेंट हो रहा था, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो हर एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कहाँ के एलिमेंट हैं, इसका मतलब ए क्रॉस बी का उसके साथ क्या संबंध होगा, पावर सेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन बी का।
क्योंकि इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे उसमें भी हैं, वहीं से तो आ रहे हैं। वहीं अरे आती एक दिन गैप के बाद हो, लेकिन समझती हो, ठीक है। इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, पावर सेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन बी से, तो उसी के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। तो ए क्रॉस बी का उसके साथ क्या रिलेशन, मेन ये जानना होता है कि मतलब ए क्रॉस बी तो दुनिया जानती है कि यही होता है। आप ये जानो कि ए क्रॉस बी का रिलेशन पावर सेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन बी के साथ क्या होता है, तो ये जो होगा उसका सबसेट होगा। क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है, इसके पहले आप प्रूव कर चुके हो वो एलिमेंट कहाँ का था, पावर सेट। इसका मतलब इसमें हर एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, पावर सेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन बी। तो जब उसी से आ रहा है तो ये किसका सबसेट होगा, उसका। तो since each element of A cross B का हर एलिमेंट comes from पावर सेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन बी, वहीं से आ रहा है, comes from, ठीक है, नहीं वहीं से आ रहा है। तो कामा कंक्लूजन क्या होगा, सिंस के बाद कामा, सो मत लिखना कभी भी, सीधे जो लिखना वो लिखो, ठीक है। क्योंकि ऐसा है इस वजह से, यानी ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो यहीं से आ रहे हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा, कामा ए क्रॉस बी इस सबसेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन बी। क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसमें है, इसका हर एलिमेंट यहीं से तो आ रहा है एलिमेंट इसमें, ठीक है। ठीक बात, ये मेन चीज है, इसको तुम ब्रैकेट में बना लो, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बना लो और इसके नीचे स्टार बना लेना, ठीक है। दैट्स धोनीज नंबर, ठीक है, और धोनी इज माय फेवरेट, ठीक है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो तो दुनिया जानती है, आप एक्स्ट्रा क्या जाने कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में सबसेट होता है किसका, पावर सेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन बी का, ठीक है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे कभी आपसे ए क्रॉस बी के बारे में नहीं पूछेगा, इतनी बुद्धि चीज पूछेगा कोई, ठीक है। वो जब भी पूछेगा आपको इस पे 4 ऑप्शन बना के पूछेगा। तो सबको ये बात समझ में आ गई है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो अभी, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जानना है, ठीक है। तो थियरम, एक आध बार मैं बीच बीच में थियरम लिख दूंगा रिजल्ट की जगह, जिससे आप लोग घबराए मत कि बार बार कि मतलब कंपैटिबिलिटी जहां आप पढ़ रहे हैं वहां से, मतलब मैं जहां रिजल्ट लिखता हूं वो थियरम ही है, उनका जो थियरम है जहां भी आप जानते हो वो मेरा रिजल्ट होता है। एक आध बार मैं बीच बीच में लिख दूंगा ये शब्द थियरम, प्रपोजिशन कहीं भी आपको लिख रहे हैं तो वो एक रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट ए बी एंड सी बी सेट्स, 3 सेट्स आपके पास हैं, ठीक है, ए बी सी बी सेट्स, देन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ए क्रॉस बी यूनियन सी, मतलब ये रिजल्ट ये बता रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनियन के ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर, डिफरेंस के ऊपर, तीनों बातें मिल गई। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी यहाँ यूनियन है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनियन के ऊपर। तो कैसे आप लिखते हो, पहले बीच में यूनियन बना लो, पहले यूनियन बना लो, जिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा पहले उसको बना लो, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा इस पे तो पहले बीच में उसको बना लो। अब एक बार ए को इसके साथ ए क्रॉस बी और ए को इसके साथ विथ क्रॉस ए क्रॉस सी, तो ये 1 2 3 आप डाल दिए थे,
ठीक है, थोड़ा मुझे लैंग्वेज भी लिखना था, डाल देते तो काट दो, कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। मैं थोड़ा सा मेरे से गुस्साते हैं एक आध लड़के, सर कटवा दिए आप, मैं बड़ा मजा आता है जब तुम लोग गुस्साते हो, ठीक है, गुस्सा भी बड़ा मजा आता है, गुस्से में लोग बड़े प्यारे लगते हैं मुझे, ठीक है। गुस्सा लगा ना, अभी 2-3 लिख दिया फिर मिटवा दिया ये आदमी, ठीक है। अभी मुझे लगा तो इसके नीचे दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, ठीक है, उसी के लैंग्वेज फॉर्म में लिखा गया है। वो रिजल्ट यही तो कह रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यूनियन के ऊपर, ठीक है। सेकंड, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूट कराना होगा बीच में जिस पे डिस्ट्रीब्यूट करा है वो बनाओगे इंटरसेक्शन, ठीक है। और पहले इसके पहले ब्रैकेट और इसके बाद ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, और फिर ए क्रॉस के साथ सी के साथ आएगा ए क्रॉस सी। अब आगे नहीं, एक बार में लिख दिया, आगे आप समझ गए, अगले अगली क्या मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। थर्ड वन लिखो, थर्ड वन, ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब की बार क्रॉस किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, माइनस पे, तो बीच में आप माइनस लिखोगे, उसके पहले ए क्रॉस बी, बाद में ए क्रॉस सी, ठीक है। ये चीजें डायरेक्ट आप जब आगे एनालिसिस करोगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, तो बार बार डायरेक्ट यूज, अभी आप यहाँ रिग्रेस समझ लो कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसका प्रूफ है, ठीक है। ठीक, ये थ्योरम हो गया, स्टेटमेंट सबके कॉपी में आ गया ना। अब 1 बाय 1 प्रूफ किया जाए। प्रूफ फर्स्ट का करो प्रूफ, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्रूफ फर्स्ट, ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रूफ फर्स्ट, ठीक है। आप देखो मोर और लेस है क्या वो, ए क्रॉस बी यूनियन सी एक साइड, ठीक है, इस साइड और दूसरी साइड, दोनों ही साइड सेट हैं और दोनों यानी दोनों सेट को आपको बराबर दिखाना है। तो दो तरीके हैं, या तो एक दूसरे को सबसेट दिखा दो तो, और या वहाँ एलिमेंट लो और इफ एंड ओनली इफ दिखा दो कि उसमें एलिमेंट, दो ही टेक्निक है यूनिवर्स में। तो वहाँ अब की बार दूसरी वाली, अगर कोई पहला वाला भी कर, जो दूसरा वाला कर ले रहा है ना, पहला वाला अपने आप उसमें छिपा हुआ है। अगर कोई पहले वाले अप्रोच से करा तो गड़बड़ नहीं है कि एक बार इसको उसका सबसेट और एक बार उसको इसका सबसेट दिखाएं, लेकिन थोड़ा 4-5 लाइन आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जहाँ एडवांटेज है कि आप रिवर्स बैक भी कर सकते हो, तो वहाँ दूसरे तरीके अप्लाई करो। क्या कि ए बराबर बी दिखाने का एक दूसरा जो तरीका आपके कॉपी में लिखवाया हूँ कि x बिलोंग्स टू ए लेके चलो और दिखा दो इफ एंड ओनली इफ x आपका बी में चला जा रहा है। ये क्या कहता है कि ए का हर एलिमेंट बी में होगा और बी का हर एलिमेंट ए में होगा, तो बराबर नहीं हो जाएंगे। ये बात जो लिखते हो इसका मतलब यही तो होता है कि x बिलोंग्स टू ए है तो इंप्लाई हो जा रहा है x बिलोंग्स टू बी, यानी ए का हर एलिमेंट बी में होगा। कन्वर्स भी सही है, यानी बी का हर एलिमेंट ए में होगा, इसका मतलब दोनों में सेम एलिमेंट हो गए, इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बराबर दिखाने के लिए ये भी एक तरीका है दिखाने का। अगर ए इक्वल टू बी दिखाना है तो आप ये दिखा दो तो अपने आप ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ हम यही यूज करने जा रहे हैं पहले वाले में। तो लेट एक एलिमेंट उठाओ, ठीक है, और उसको दिखा दो कि उस साइड भी है। अब एलिमेंट कैसा होगा, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, मैं देखता हूं तुम लोग कितने समझदार हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। हाँ, मैं जान आधे लोग लिख लिए होंगे छापने वाले, ऐसा लिख सकते हो क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। देखो यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसका मतलब आर्डर्ड पेयर ही इसका एलिमेंट होगा। जो भी एलिमेंट इसमें आएंगे आर्डर्ड पेयर टाइप आएंगे। आधे लोग मैं जानबूझ के लिखा हूँ कि आप रटिएगा मत कि सर मैं ये भी हो सकता था डायरेक्ट लिख देता लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, लेकिन मैं जानबूझ के पहले वो लिखा, फिर बता रहा हूँ वो क्यों नहीं लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा जो एलिमेंट होगा वो आर्डर्ड पेयर टाइप होगा, ठीक है। तो आप इससे ये नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो चूज करना, आप ये लिखो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस
बी यूनियन सी, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, दिस implies and implied by, implies and implied by, अगर आप कह रहे हो कि ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें है तो पहला वाला कहाँ से आएगा और दूसरा वाला कहाँ से आएगा, यहाँ से, और दोनों तरफ से डिफिनीशन थी तो दोनों तरफ से सही होगा, ठीक है। एक जगह एक नोट लिख लो किनारे कहीं जगह होगा, ठीक है, क्योंकि उस जब भी आप ए क्रॉस बी की जो डिफिनीशन दी है ना, डिफिनीशन का मतलब क्या है कि अगर एक्स ए बी आपका ए क्रॉस बी में है, इसका मतलब इंप्लाई होगा ए से होगा एंड बी बी से होगा, और कन्वर्स भी सही है कि अगर ए से है और बी बी से है तो ए कामा बी कहाँ होगा, ए क्रॉस बी में। इसको नोट में लिख लो कहीं कोने में, ठीक है। ये नोट नंबर 1। दूसरा नोट, ठीक, अगर इफ एंड वन लीव रिजल्ट है, इफ एंड वन लीव रिजल्ट की बार बार मैं एक कोटेशन यूज करता, किसी को याद है कोटेशन, साथ जीना साथ मरना, यानी अगर साथ साथ सही होंगे साथ साथ गलत होंगे। अगर ये सही हो रहा होगा यानी ये ट्रू है तो ये ट्रू, ये फॉल्स होगा तो ये फॉल्स, तो अगर यहाँ नॉट लगाओगे तो यहाँ भी निगेशन हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, ए बी अगर डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है तो इफ एंड वन लीव साथ मरना, साथ मरेंगे भी, ठीक है, साथ जीना साथ मरना, ठीक है, मरेंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, निगेशन। और इसका निगेशन क्या होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, पहले इसका निगेशन लिखोगे ए बिलोंग्स टू ए का निगेशन, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और एंड का क्या हो जाता है, आर, और फिर इसका निगेशन बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये दोनों नोट अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है, कहीं कोने में, ठीक है। इसी वजह से इफ एंड वन लीव लगा पा रहे हो, क्योंकि ये इफ एंड वन लीव दोनों साइड से सही होता है। तो दिस बिलोंग्स टू दिस, इफ एंड वन लीव एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड दूसरा वाला इससे आएगा वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, वाई बिलोंग्स टू सी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनीशन से पहला वाला पहले से आ गया और दूसरा वाला दूसरे जगह की जगह पूरा ये है बी यूनियन सी, ठीक है। इफ एंड वन लीव एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड इसकी जगह क्या लिख सकते हो, यूनियन की डिफिनीशन, यूनियन की डिफिनीशन, अगर y बिलोंग्स टू बी यूनियन सी है तो आप क्या लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू सी, तो इन ब्रैकेट y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू सी, इसकी जगह आप ये लिख लिए, ठीक है। और आपको पता है कि एंड आर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड आर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इफ एंड वन लीव जिसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कराओगे वो बीच में लिखोगे आर, ठीक है, आर, ठीक है। तो x पहले ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, ये एक बार इसके साथ आएगा एंड के साथ, और फिर यही चीज एंड के साथ इसके साथ आएगा, और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जिस पे वो बीच में, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू सी। यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां ज्यादातर लोग इसका रीजन नहीं लिखते। रीजन क्या है, क्योंकि रीजन ये कई बार कर चुका हूं, आपको बताया जा चुका है कि P एंड, अगर स्टेटमेंट P है एंड Q R R हो तो इफ एंड वन लीव P एंड Q R, P एंड R इज ए टाटोलॉजी। ये इस वजह से लिख पा रहे हो, इज ए टाटोलॉजी। ये जरूर प्लीज एग्जाम में लिखना, नहीं लिखोगे 1 नंबर पाओगे नहीं, ठीक है। ये इस लाइन से इस लाइन पे जो इफ एंड वन लीव लगा रहे हो ये वजह है, ठीक है। ये टाटोलॉजी, ये एंड का सिंबल है, ये एंड का सिंबल है, ये आर का सिंबल है। तो आप ये जो अप्लाई कर रहे हो तो आपके सवाल में पी की जगह क्या है, ये है, पी की जगह ये है, क्यू की जगह क्या है, ये है, और आर की जगह क्या है, ये। तो इस साइड से इस साइड इंप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपका, ठीक है। जब इस साइड से इस साइड इंप्लाई करो तो पी एक बार क्यू के साथ आ रहा है, एंड के साथ आर, पी एंड आर आ रहा है, तो वही तो लिखे हो, ठीक है। और कन्वर्स भी सही है, यानी अगर ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हो, तो ऊपर भी आपको इंप्लाई कर देगा, इसीलिए आप इफ एंड वन लीव लिख पा रहे हो, क्योंकि टाटोलॉजी हमेशा ट्रू होता है, टाटोलॉजी हमेशा
ट्रू होता है। टाटोलॉजी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू होता है, उसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा क्या होती है, टी। तो ट्रू होने का सेंस क्या है कि ये बात सही है। ये बात सही का सेंस क्या है कि ये इसको इम्प्लाई कर देगा और ये इसको इम्प्लाई कर देगा। तो यहाँ से ये इसको इम्प्लाई कर दिया इस साइड से इस साइड की वजह से, और इस साइड से इस साइड की वजह से ये वाला इसको इम्प्लाई कर दिया। इसीलिए यहाँ इफ एंड ओनली इफ लगा पा रहे हो आप, नहीं तो नहीं लगा पाते। ठीक है, ठीक, ये नोट लिख लियो आप लोग, तो इसको मिटा दिया जाए। अब तो कहानी खत्म होती दिख रही होगी आपको। इसके नीचे इफ एंड ओनली इफ, इसी के नीचे आप लोग कैरी ऑन करना। मैं यहाँ भले लिख रहा हूँ, आपके पास तो जगह होगा नीचे ना। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ उसी के नीचे लिखना है, यानी यहाँ इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। ये अगर ऐसा है तो क्या होगा भाई बताओ। अभी नोट 1 में देखो, अभी भी लिखे हो नोट 1 कि अगर x a में है और y b में है तो x कामा y कहाँ चला जाएगा। आज का जो नोट निकल, हाँ आप सही बोले हो। ठीक है, अगर x a में है और y b में है तो x कामा y कहाँ जाएगा, a क्रॉस b में। तो इफ एंड ओनली x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह आर जो था एज इट इज आप वैसे लिख लो। ठीक है, और अगर x a से है और y c से तो x कामा y कहाँ बिलोंग कर जाएगा, a क्रॉस c। आर x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस c, यानी x y a क्रॉस b में भी आ गया, आर x y a क्रॉस c में आ गया। अब बताओ अगर आपके पास कहीं ऐसा है x बिलोंग्स टू a, आर x बिलोंग्स टू b, तो x कहाँ चला जाएगा, उनके यूनियन में, उनके यूनियन। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस, आर एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस, तो एक्स वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई कहाँ चला जाएगा, इन दोनों के यूनियन में। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। ठीक है, इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से देखो जो दिखाना था हो गया कि नहीं। आप एक्स वाई यहाँ लेके चले और इफ एंड ओनली इफ होते होते वो कहाँ चला गया, इसमें चला गया। ठीक है, इसमें चला गया। इसका मतलब देयरफॉर 10 दोनों सेट क्या होंगे, बराबर, यानी ये जो होगा इसके बराबर होगा। यहाँ आप एलिमेंट लिए इफ एंड ओनली इफ होते होते वही एलिमेंट आपका इसमें चला गया, तो इसका मतलब ये सेट और ये सेट बराबर हो गए। ठीक है, 10 ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो फर्स्ट इज प्रूव्ड, QED पहला आपका प्रूव हो गया। ठीक है, फर्स्ट इज प्रूव्ड। ठीक, लिख लिए थे ना सब लोग, बैक आ जाएगा अभी, नहीं लिख पाए थे। हाँ देखिए टू ट्राई करना, नहीं करवा कल करवा दूंगा। ठीक है, टू ट्राई करना क्योंकि सेम आर्गुमेंट है, कुछ उसमें है नहीं। 3 थोड़ा समझने वाला है तो मैं कर दे रहा हूँ। टू ट्राई करना नहीं होगा तो मैं कल करवा दूंगा। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ थर्ड, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी। अब की बार ये लेके चलोगे और इसी को दिखाओगे इफ एंड ओनली इफ चला जाए ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी में। ठीक है, तो अगर एक्स वाई इसमें है तो दिस इंप्लाइज इफ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से होगा। ठीक है, एक्स ए में होगा और वाई इसमें होगा, वाई बिलोंग्स टू बी माइनस सी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y अगर b माइनस सी में तो b माइनस सी की डिफिनेशन से, b डिफरेंस सी की डिफिनेशन से क्या होता है कि y b में तो होगा लेकिन c में नहीं होगा। तो इन ब्रैकेट y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c, y डज नॉट बिलोंग्स टू c। और आपको पता है कि एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एक साथ कर लिया। अब की बार एंड ही है, उसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बीच में एंड। x बिलोंग्स टू a
एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। एक बार ये इसके साथ आ गया एंड एक बार ये इसके साथ आ गया, ठीक है। इसके पीछे जो रीजन वो क्या है, एज, क्योंकि p एंड q एंड r इफ एंड ओनली इफ p एंड q एंड r नहीं, एंड है यहाँ पे, फिर एंड, ठीक है। p एंड भी एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। p एंड q एंड r इफ एंड ओनली इफ, दोनों साइड से सही, इफ एंड ओनली p एंड q एक बार, फिर एंड p एंड r, ठीक है। इज ए टाटोलॉजी, इज ए टाटोलॉजी, ए टाटोलॉजी है, मतलब हमेशा ट्रुथ है, हमेशा ट्रू है, मतलब ये इसको इम्प्लाई कर देगा और ये चीज़ इसको इम्प्लाई कर देगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला जो लिखा गया है यही चीज़ है, यही चीज़ है, तो ये इसको इम्प्लाई कर दिया, और नीचे वाला जो लिखा गया है वो ये चीज़ है, तो ये वाला इसको इम्प्लाई कर दिएगा, इसलिए आप इफ एंड ओनली लगा पा रहे हो, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ अगर x आपका a से आ रहा है, y b से आ रहा है, तो x कामा y कहाँ से आएगा, तो x कामा y इज फ्रॉम a क्रॉस b, a क्रॉस b, एंड यहां क्या लिखोगे ये आपको सोच के बताना है। क्यों? क्योंकि आपने लिखा ना, नोट नंबर 2 देखो, नोट नंबर 2 में आपने क्या लिखा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस b इफ एंड ओनली इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a r x डज नॉट y डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये तो लिखे हो नोट नंबर 2। इसका मतलब दोनों में से एक भी हो गया, अगर नहीं दोनों में से एक भी, आर का मतलब क्या है, दोनों में से एक भी सही हो गया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। आर वाले में भी आपको जब बताया जाता है तो क्या बताया जाता है कि दोनों में से एक भी सही हो गया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। भाई ए क्रॉस बी में तभी आता, अरे ये शायद हमने यहाँ आधे लोग सोच बोलते भी नहीं हो तुम लोग, ठीक है। एक्स वाई, एक्स कामा वाई, एक भी इसमें से ट्रू हो गया, ठीक है, एक भी, यानी अगर या तो x a में ना हो या तो y b में ना हो, तो इसका मतलब आप तुरंत लिख सकते हो कि x y डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, वही कहानी वहाँ हो रही है, ठीक है। कि एक कम से कम y वाला क्या है, c में नहीं मिल रहा है, y वाला c में नहीं है, y वाला c में नहीं है, तो एंड x कामा y डज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि y आपका c में नहीं है, y c में नहीं है। एक भी तब आएगा एक क्रॉस सी में जब x a में हो और y c में हो, उसमें से एक भी नहीं हो रहा होगा, अगर चाहे x a में ना हो चाहे y c में ना हो, तो x y आपका कतई a क्रॉस c में नहीं आएगा, तो उसमें से एक आपके पास है कि y c में नहीं है, इसका मतलब x कामा y आपका a क्रॉस c में नहीं आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c, डज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c। अब तो कहानी खत्म है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ ये एलिमेंट इसमें है और इसमें नहीं है, अगर x a में है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो x कहाँ चला जाता है, तो x कामा y बिलोंग्स टू दिस माइनस दिस सेट, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो आप x y इसमें लेके चले, इफ एंड ओनली होते 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 चला गया इसमें, इसका मतलब ये सेट और ये सेट दोनों क्या होंगे, बराबर, हेंस a क्रॉस b माइनस c इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। सिर्फ समझने वाली बात इसमें ये लाइन थी, इसके बाद जो आप यहां से लिख रहे हो कि एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c, एक्स वाई a क्रॉस c में तभी आएगा जब x a में हो और y c में हो, उसमें से कोई भी फेल कर गया तो इसका मतलब x y आपका a क्रॉस c में नहीं आएगा, तो दूसरा वाला फेल कर जा रहा था कि y c में नहीं है, इसी वजह से x y आपका a क्रॉस c में नहीं आएगा, ठीक है, ठीक बात। तो QED प्रूफ ही जो, जाओ बस आज के लिए इतना ही।